जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत ये भाग 8 जो गैर संवैधानिक निकाय जो देख रहे थे उसका आखिरी जो हमारा चैप्टर है, ये 59 चैप्टर, जो कि हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में देख रहे थे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट इसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग देखे। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि वगैरह देखे थे, ठीक है। आज हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। ये लोकपाल अधिनियम, ये जो है 2013 जो है वो हम लोग देख रहे थे। इसमें योग्यता वगैरह देख लिए थे, नियुक्ति देख लिए थे, खोजबीन समिति देख लिए थे जिसमें 8 सदस्य रहते हैं वो देख लिए थे। चयन समिति देख लिए थे जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नामित प्रख्यात न्यायविद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। और लास्ट में हम लोग देखे थे कार्यकाल और निष्कासन, ठीक है। आज हम लोग आगे देखते हैं इससे। देखिए, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त है, ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जो लोकपाल है, लोकपाल को जो क्षेत्राधिकार है और इनकी शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लोकपाल के पास जो है लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत इनको अपराध का जांच करने का अधिकार मिला हुआ है। तो किस अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है कि 1988 जो अधिनियम है इसके तहत मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से इसी के अंतर्गत जो इनकी क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं उसके अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं कि जो लोकपाल है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में भी जांच कर सकते हैं। इनके लिए कुछ कुछ सीमाएं हैं, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं, सॉरी, ठीक है। राष्ट्रपति बार बार निकल जा रहा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के इनके दायरे में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस लोकपाल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोकपाल के पास इतना अधिकार है, इतना शक्ति है कि जो वर्तमान में कोई भी ऐसे केंद्र के मंत्री हैं या पूर्व के मंत्री रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे उनका, अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनके बारे में वो सारी चीजें जांच कर सकते हैं। उसके बाद से वर्तमान और पूर्व जो सांसद रहेंगे उनके बारे में भी जांच करने का शक्ति होता है। लोकपाल के बारे में मैं बताया था कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड सबसे एक शक्तिशाली निकाय बनाया जा रहा है, समझ लो, जिसके अंतर्गत सभी आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान और पूर्व सांसद भी इसके अंतर्गत आएंगे, प्लस ग्रुप ए बी सी डी अधिकारी, जितने भी ए बी सी डी अधिकारी हैं ये सभी इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा क्या रहेंगे, संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित या केंद्र के द्वारा पूर्ण आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी बोर्ड या निगम या ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय अध्यक्ष या सदस्य, अधिकारी या निदेशक, सभी लोग इसके अंतर्गत आएंगे। ये याद रखना है आपको। वो गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा ट्रस्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी भागीदारी है, वो सभी लोग इसमें आएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे ये किसी भी ट्रस्ट या निकाय को जो वो भी कवर करेगा जो कि 10 लाख से अधिक जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं। ऐसे ट्रस्ट जो हैं जो कि विदेशों से 10 लाख से अधिक का विदेशी पैसा प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, उनका योगदान प्राप्त करते हैं, वो भी लोकपाल के अंतर्गत आएंगे। तो ये यहाँ पे इनका शक्ति को आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कितना शक्ति इनको दिया गया है लोकपाल को, ठीक है। उसके अंतर्गत देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो प्रश्न थोड़ा सा टिकी, जो एक तरीके से घुमावदार जो प्रश्न बनता है,
वो यहाँ से बन सकता है। देखिए इसके बाद जो है क्या है कि अभी लोकपाल अभी अभी ये शुरुआत हुआ है, तो इसके अंतर्गत अधिनियम में ये बताया गया है कि एक जांच के लिए भी एक अलग से निकाय रहेगा, एक जांच जांच विंग रहेगा। ठीक है, एक अलग से उस पे विचार विमर्श करने के लिए एक अलग से विंग रहेगा। लेकिन अभी उसको नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोकपाल के पास ये शक्ति दिया गया है कि लोकपाल जिससे चाहेंगे उस निकाय से अपना जो भी जांच अगर करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सीबीआई को निर्देश देने का अधिकार है लोकपाल के पास, यानी कि लोकपाल को लगता है कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर वो जो आयोग है वो जो है उसके अधिकारी लिप्त हैं, तो सीबीआई को ये क्या कर सकते हैं, जांच का आदेश दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए, यदि लोकपाल ने कोई भी मामला सीबीआई को भेजा है तो ऐसे मामले में जो जांच करने वाला अधिकारी है, इसको हम लोग व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी ऐसा निकाय जो है उसके अंतर्गत यदि कोई भी अधिकारी जो है वो क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लोकपाल को किसी तरीके से ये सूचना मिलता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ लोकपाल को ये लगता है कि हाँ इस अधिकारी के बारे में जांच करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो सीबीआई को इन्फॉर्म करेंगे, निर्देश देंगे कि सीबीआई जो है वो क्या करेगा, वो जो अधिकारी है उसकी जांच करेगा। जब सीबीआई जो है वो उस अधिकारी को जांच करने जाता है, तो उस समय क्या होता है कि यदि जो अधिकारी है वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि राजनीति यदि प्रभाव पड़ता है या किसी भी दबाव से जो है सीबीआई का जो अधिकारी है, जो उस अगले अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है उसका जांच करने गया है, उस समय क्या होता है कई बार कि जो जांच करने गया है सीबीआई का अधिकारी, उसको क्या करते हैं कि उसका ट्रांसफर ही करवा देते हैं, यानी कि जांच कहीं ना कहीं उसका वो जो जांच है उस जांच से बच जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता है। यहाँ पास देखिए लोकपाल का शक्ति को समझिए आप। लोकपाल को ये शक्ति दिया गया है कि यदि लोकपाल एक बार सीबीआई के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को जांच का यदि ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद से वो जो जांच करने वाला व्यक्ति है उसको कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। गजब का ये चीज, अच्छा बहुत बढ़िया सोचा गया है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है जो जांच कर, अब उसको कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सीधा सा बात है। अब वही जांच करके उसका रिपोर्ट निकालेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि क्या है कि जो लोकपाल है, लोकपाल यदि कहीं भी जांच करता है, वो जांच करने के समय में यदि कहीं भी कोई भी ऐसा आयोग है, कोई भी ऐसा निकाय है जिसके अंतर्गत संपत्ति प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, तो वो सभी को उसको जब्त भी कर सकता है। ये भी लोकपाल के पास अधिकार है। और एक चीज और मैं बताता हूँ इसमें खास बात, जब कोई अधिकारी है, किसी भी गवर्नमेंट निकाय का अधिकारी है, वो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, उसको लोकपाल निर्देश दिए सीबीआई को कि इसको जांच करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन तो हम लोग समझ गए कि जो अधिकारी जांच कर रहा है उसको हम लोग अब ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी भी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक चीज और है, जिस अधिकारी के ऊपर जांच चल रहा है उसको भी कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य को, कहीं का भी हो, अगर वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, वो अधिकारी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, उसके ऊपर जांच चल रहा है, तो लोकपाल के बिना अनुमति के उस अधिकारी का कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये भी शक्ति है लोकपाल के पास, तो एक गजब का ये भी एक अच्छा विचार है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वही बातें यहाँ बताई गई है। ये हम लोग शक्तियाँ के बारे में समझ गए, और भी कुछ कुछ शक्तियाँ हैं लोकपाल की, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक लोक सेवक के द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से यहाँ पे जांच निदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग होगा, यानी कि मैं जो अभी बताया
कि लोकपाल का एक अलग से एक अथॉरिटी होगा, एक अलग से निकाय होगा, जो कि लोकपाल को यदि कहीं से भी शिकायत मिलता है तो वो क्या करेगा, जांच करेगा। जो सीबीआई अभी कर रहा है ना, जो सीबीआई को काम दिया जा रहा है वो जांच विंग को दिया जाएगा, यानी लोकपाल के अंतर्गत ही एक रहेगा जांच विंग, वो उस मामले को जांच करेगा। साथ में एक अभियोजन विंग होगा, अभियोजन विंग, यानी कि ये जो अभियोजन विंग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो जो अधिकारी है उसके ऊपर जांच विंग जो है वो जांच कर लिया, उसका सारा मामला जो है वो सही पाया गया है, वो जो अगला अधिकारी है वो क्या है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है। अब उसके बारे में यदि कहीं भी मुकदमा चलता है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी मुकदमा चलता है, तो उसके खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट का जो व्यक्ति, जो लोकपाल की तरफ से जो व्यक्ति जाएगा वो जाएगा अभियोजन विंग के से। तो उसी को अभियोजन विंग बोला जा रहा है। एक जांच करेगा, एक क्या करेगा, उसको सजा दिलाने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभियोजन अभियोजन विंग, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद से देखिए, लोकपाल के पास प्रारंभिक जांच प्रक्रिया का भी यहाँ पे अधिकार है। इसको व्यवहारिक रूप में समझते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो लोकपाल को शिकायत करता है कि जो ए व्यक्ति है, जो अधिकारी है, वो क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको, वो जो व्यक्ति जो है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है, जो अधिकारी है वो सही में लिप्त है कि नहीं, वो प्रारंभिक जांच कहलाता है। तो जो प्रारंभिक जांच होगा उसमें जो भी जांच विंग रहेगा, या कोई भी ऐसा विंग रहेगा, या फिर जो सीबीआई है, सीबीआई को ये निर्देश दिया जाएगा कि 90 दिन के अंतर्गत जांच करके ये रिपोर्ट देने का यहाँ पे एक तरीके से जो लोकपाल है, वो लोकपाल क्या करेगा, निर्देश देगा कि 90 दिन के अंतर्गत जो जांच विंग है या सीबीआई है उसको रिपोर्ट करना है कि जो जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, जो जो जिस अधिकारी के बारे में बोला जा रहा है, वो अधिकारी सच में लिप्त है कि नहीं है। तो ये प्रारंभिक जांच रहेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक जांच समझ गए, 90 दिन के अंतर्गत यदि वो सही पाया जाता है फिर उस पे कार्रवाई शुरू होगा लोकपाल का। तो ये होता है प्रारंभिक जांच। अब हम लोग देखेंगे लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल की कुछ कुछ सीमाएं हैं, यानी कि वो क्या क्या ऐसा सीमा है जो इसके बाहर नहीं काम कर सकता है। देखते हैं अब उसको। सबसे पहला सीमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना, कि अगर कोई भी ऐसा मामला हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर वो 7 साल पहले कोई कांड किया हुआ है, यानी कि 7 साल पहले वो किसी भी ऐसे चीज में भ्रष्टाचार किया हुआ है, उसका जो भ्रष्टाचार किए हुए 7 साल हो गया है, 7 साल के बाद यदि लोकपाल को पता चलता है कि जो ABCD जो भी व्यक्ति है वो क्या है कि 7 साल पहले भ्रष्टाचार किया हुआ था, लोकपाल वैसे मामले को किसी भी हालत में हैंडल नहीं कर सकता। यानी कि 7 साल के बाद का मामला जो है, लोकपाल उसको नहीं, कुछ भी उस पे विचार विमर्श नहीं कर सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन है, जो सीमाएं हैं। दूसरा, लोकपाल कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सीमाएं हैं, कमियां हैं बोल सकते हैं, लोकपाल के अंतर्गत हम लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यदि लोकपाल को कोई सूचित करता है कि जो BCD जो भी व्यक्ति, जो अधिकारी है, वो क्या है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्म किया है वो एक तरीके से उसके ऊपर खतरा बन गया है। तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? उसका सुरक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकपाल के लिए कहीं ना कहीं कमियां हैं, कमजोरियां हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जो न्यायपालिका जो सिस्टम है, न्यायपालिका के अंतर्गत लोकपाल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, यानी कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए वो कोई भी ऐसा जांच वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता उन लोगों के लिए। वो जो है लोकपाल के क्षेत्र से बाहर हैं, लोकपाल की जांच के क्षेत्र से बाहर हैं, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं आप। ये बहुत ज्यादा, ये सारे एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संसद में कही गई किसी भी बात, कोई भी वोट या फिर कोई भी ऐसा मामला जो है संसद के अंतर्गत जो हुआ है,
लोकपाल उस पे कोई भी जांच वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ जाओ, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से ज़्यादातर प्रश्न बनेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा ऐसा ही पॉइंट दिया जाएगा, तो आप याद रखना, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं, यानी कि जो लोकपाल है, अगर 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 जो प्रधानमंत्री है वो भी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनका भी वो जांच कर सकता है, लेकिन कंडीशन है, देखिए क्या क्या कंडीशन है। यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाहरी आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष से संबंधित ऐसा कोई भी अधिनियम वगैरह कुछ भी ऐसा बात है तो लोकपाल उसके लिए कोई भी जांच नहीं कर सकता। इन सब रिलेटेड से प्रधानमंत्री के कार्यों पे किसी भी तरीके से बाधा नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं एक तरीके से सही भी है, क्योंकि क्या है, प्रधानमंत्री जो है उनको पूरे देश को मैनेज करना है, तो वो भी क्या है स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तो ये जो मामले होते हैं ये इनको क्या है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है अ, इन पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि जांच नहीं किया जाए, क्यों, कब तक नहीं किया जाएगा, देखिए पूर्व लोकपाल जो है वो ठीक जांच शुरू करने के विचार ना करें, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी जांच करना है उसके पहले जो लोग जो भी जो सदस्य हैं, यानी कि लोग जो संसद के सदस्य हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं वहाँ के, तो सॉरी यहाँ पे जो है जो लोकपाल के जो सदस्य हैं, जो लोग 9 लोग सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्य जो हैं वो यहाँ पे सदस्य मंजूरी देने चाहिए। अगर वो मंजूरी देते हैं तभी जो भी मामला है प्रधानमंत्री के खिलाफ उसके ऊपर चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा, ठीक है। देखिए उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी ऐसी जांच है वो जांच कैमरे के सामने होगा। उसके बाद से उसका क्या होगा कि कैमरे के सामने जांच किया जाएगा, जांच के बाद से उस पे निष्कर्ष निकलेगा। वो निष्कर्ष यदि जो जांच है वो जांच असफल पाया जाता है, यानी कि जो जांच है वो सही नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी ऐसी सूचनाएं हैं वो कहीं भी लीक नहीं की जाएगी, वहीं पे तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है, पूरे देश का एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए ये सुरक्षा दिया गया है प्रधानमंत्री को। तो ये जो मामला है प्रधानमंत्री के मामले में लोकपाल का क्या अधिकार है, इसको आप अच्छे से याद रखना। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत एनर्जी के साथ बहुत फोर्सफुली पढ़ा रहा हूँ इसको। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप जितना मैं बताया हूँ उसके अलावा आपको कोई कोई और चीज़ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए लोकपाल यहाँ पे और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 भी पारित किया गया, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे संशोधन के बाद क्या कर दिया गया है कि यदि जो विपक्ष का नेता है अगर वो नहीं आ पाता या किसी भी तरीके से उपस्थित रहता है, वैसा कंडीशन में यहाँ पे संशोधन कर दिया गया है कि अब जो संसद में सबसे बड़ा जो विरोधी दल का नेता रहेगा वो भी सदन जो समिति है, जो चयन समिति है उसका सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है विधेयक 2018 का जो संशोधन है उसके अंतर्गत ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा क्या, इस अधिनियम के धारा 44 में क्या क्या कहा गया है कि संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने वाले, ठीक है, आने ये 30 दिन के भीतर जो भी जो लोक सेवक हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी ऐसे अधिकारी हैं, पहले क्या प्रावधान किया गया था 2013 का अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि जो भी ऐसे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे ही सेवा में आएंगे, जैसे ही वो अपना पद धारण करेंगे उसके 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के भीतर लोकपाल को अपना जितना भी जायदाद है, जितना भी संपत्ति है उस सब का ब्यौरा देंगे कि हाँ भाई मेरे पास इतना इतना सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 जो पारित हुआ उसमें थोड़ा सा इनको सांस लेने के लिए जगह दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया गया कि
जो भी ऐसे लोक सेवक हैं, जो भी अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, वो अपना संपत्ति यहाँ पे तो पूरा डिटेल्स तो देंगे ही, लेकिन 30 दिन का बाध्यता नहीं रहेगा। वो जब चाहे दे सकते हैं, लेकिन अनिवार्य है उनको देना ही होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, 2013 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जितने भी विदेशों से जो प्राप्त होते हैं संपत्ति वगैरह, जो भी ऐसी चीजें, ठीक है, वो जो संपत्ति है उसका ब्यौरा आपको 30 दिन के भीतर देना पड़ेगा। लेकिन जब ये लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 आया, उसमें भी ये संशोधन कर दिया गया कि आपको देना जरूरी है। जो भी आपको संपत्ति प्राप्त हो रहा है उसका ब्यौरा देना जरूरी है, लेकिन उसकी समय सीमा 30 दिन नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी। यानी कि आप कभी भी दे दो, लेकिन देना जरूरी है। 30 दिन का जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया गया। लोक सेवक के लिए भी 30 दिन का बाध्यता समाप्त कर दिया गया। तो ये जो मेजर जो इसमें संशोधन है उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बस ये लास्ट है। अब ये लास्ट हमारा पेज है, समझ लो। लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ भी ऐसा जानना नहीं है। बस इतना जानना है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त की संस्था जो है ये स्थापना हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे जो है उड़ीसा भी कोशिश किया था बस, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद से जो है एक तरीके से जो लोकपाल और जो लोकायुक्त हैं वो लगभग सभी चीज़ें समान हैं। बस यहाँ पे ये है, इस अधिनियम में ये बताया गया है कि जो लोकायुक्त है जो राज्यों में है, वो राज्यों में सभी राज्यों को पूरी तरीके से अनिवार्य है, कंफर्म है, अनिवार्य है एकदम, कि उनको वो जो लोकायुक्त का जो संस्था है उसको बनाना जरूरी है। अपने राज्यों की अपनी स्थिति के अनुसार से उनका व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनको बनाना जरूरी है। बस इतना ही बात याद रखना है इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा लोकपाल का जो चैप्टर है ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ज़रूर आप बताएंगे कि आपको ये जो चैप्टर है वो कैसे समझ में आया कि नहीं आया, आपको पूरा हेल्पफुल लगा है कि नहीं लगा आपको। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ से जो भी प्रश्न आने वाले हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, यदि आप इतने को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। यदि आपको पहला चैप्टर पढ़ना है तो आपको इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हम लोग पूरा लगातार सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।